नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आज 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह ऐलान कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आज यानी कि शनिवार को ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग आज रविवार को यह ऐलान कर सकता है। शाम 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और बता दें कि केरल, पुडुचेरी में भी इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज इन राज्यों में चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकता है। इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। माहौल से पता चल रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं पुडुचेरी और केरल में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। तमिलनाडु और असम में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि फाइनल चरण और तारीखें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताई जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो आज चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी। ये शायद प्रस्तावित थी पिछले सप्ताह ही। तो इस बीच में कई सारी ऐसी चीज थी, जिस तरीके से ऊर्जा संकट है और युद्ध की जितनी संभावनाएं हैं और लड़ाइयां हो रही हैं, इसको लेके शायद इलेक्शन कमीशन ने इसको थोड़ा डिले करा। क्योंकि अभी बीच में 3-4 डेलीगेट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बंगाल पहुंचे हुए थे, आसाम में पहुंचे हुए थे। तो फिर उसके बाद में चीजें समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद में खुद ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी पहुंचे थे। तो उनको लगा कि अब देरी नहीं की जानी चाहिए और आज तारीखों का जो डेट है वो घोषित की जानी चाहिए। लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो तारीखों की जो है डेट, वो ऐसे वक्त होगी जो पूरी तरीके से गर्मी पूरी सीमाओं, चरम सीमाओं पे होंगी उस समय। शायद ये जून तक ये डेट डिक्लेयर कर दी जाएंगी, जून में ही चुनाव होंगे। तो उस समय ये भी था कि भाई चलो छुट्टियां रहेंगी और बीच में बच्चों के अभी एग्जाम वगैरह भी चल रहे थे। जैसे मैंने कहा कि फरवरी या मार्च में पहले था इनका शेड्यूल, तो उसको आगे बढ़ाया गया। और ये अच्छा है कि भाई जब चीजें बच्चों के एग्जाम वगैरह नहीं है और सब हो जाएंगे, उसके बाद में अगर ये डेट को ऐसे समय में होना चाहिए जिस समय चीजें संतुलित तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस बार रहेगी, क्योंकि एसआईआर को लेके जिस तरीके से विरोध पूरे भारत में अपोजिशन की तरफ से वो किया जा रहा है, और मुझे लगता है अपोजिशन को छोड़ के जन जन के भीतर भी कुछ इनसिक्योरिटी ये पहुंची हुई है कि वोट चोरी होती है, वोट में धांधली होती है। इन सबको लेके क्या वोटरों को एकजुट करना और परसेंटेज को, जो अमूमन इस समय जितने भी चुनाव हो रहे हैं
50 या 60% तक ही रेशो जाता है। क्या 60 के ऊपर 70, 80 या 85 तक इलेक्शन कमीशन की तैयारी रहेगी कि इतने मार्जिन में वोटिंग इस बार हो? क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस लिहाज से हम लोग कुछ समय से देखते आए हैं, क्योंकि वोटर के अंदर बहुत ज्यादा उदासीनता रह रही है। हर चुनावों में एक वर्ग है जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जितने भी हैं, वो तो जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उससे दूर होता जा रहा है। और ये बढ़ाता कौन है? ग्रामीण स्तर के। जैसे हमने आपने बिहार चुनाव देखा, दिल्ली का देखा, हरियाणा का देखा, महाराष्ट्र का देखा, इसमें ओवरऑल अगर आप परसेंटेज अगर वोटिंग का देखो तो महिलाओं की संख्या तुलनात्मक पुरुषों से कहीं ज्यादा रहेगी। और कमोबेश मुझे लगता है इस बार भी बंगाल में जो हमने पिछली बार जब चुनाव देखा था तो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही थी, आसाम में भी सबसे ज्यादा रही थी। तो इलेक्शन कमीशन उन्हीं के बूते ये परसेंटेज को एक सम्मानजनक स्थिति में ले आए, तो मुझे लगता है कि इसमें और कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी पूरा विपक्ष लामबंद नजर आ रहा था। जिस तरीके से पहले ओम बिरला और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद है, तो लोगों के बीच एक और संदेश भी यहाँ पर पहली बार गया है कि इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखा था कि इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया। और जिस तरीके से पूरा विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, उसको लेकर भी लगातार विपक्षी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये तक कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन भी अब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है बात की बात होगी। पहले तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा SIR चल रहा है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां वो विरोध कर रही हैं, ये तो दूसरी बात हो गई। बिल्कुल नया ताजा तो यही है कि कल परसों ही पार्लियामेंट सेशन में अविश्वास जो प्रस्ताव सरकार और विपक्ष जो लेके आई है, ये अस्मरणीय है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी अपोजिशन या जिस तरीके से इतना भारी विरोध हो जाएगा और वो बात पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी और महाभियोग तक पहुंच जाएगी, ये कहीं नहीं हुआ, किसी कंट्री में भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी विश्वसनीयता जितनी भी है उस विश्वास पे कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाए। और वो अविश्वास जब पैदा हो जाता है किसी बड़ी संस्थान के ऊपर, वो और उस संस्थान के ऊपर जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती है, स्वतंत्र कहती है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये बादल जो मंडरा है उसको छटने चाहिए और चुनाव डेट पे ये श्योर भी करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि नहीं, इस बार का जो चुनाव है हम लोग निष्पक्ष करेंगे और बेशक हमारे ऊपर कितने भी आरोप या जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसके इतर हम चुनाव करवाएंगे। ये अगर सिक्योरिटी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है, मुझे लगता है उसका असर चुनाव में और चुनावी प्रक्रिया में और वोटिंग प्रतिशत पे भी बढ़ेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि आज जब तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद चुनाव आयोग क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखता है और किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बयान देते हैं, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को पटल पर रखते हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके का संशय बना हुआ है उसको लेकर आज क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। और चुनाव आयोग किस तरीके से आगे जो इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनको कराएगा, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील राज्य भी इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें या इस बार पुडुचेरी में भी चुनाव होने जा रहे हैं, केरल में चुनाव होने हैं, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। देखिए साहिल जी, 7 सिस्टर का थोड़ा सा पार्ट इसमें है और दूसरे आसाम और आप पश्चिम बंगाल ये बॉर्डर इलाके हैं और जो घुसपैठिया हमारी सरकारें और विपक्ष जिस तरीके से चिल्लाता आया है तो उसके लिए कुख्यात है ये दोनों प्रदेश। क्योंकि अगर बांग्लादेश म्यांमार से अगर कोई भी अगर घुसपैठ अगर हो रही है तो इन्हीं 2 राज्यों में सबसे पहले होते हुए वहां से आते हैं, जिसमें आसाम है और बंगाल है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा
लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस मुद्दे से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के लिए ये रहेगा कि उनके दामन पे लगे हुए दाग को किसी तरीके से वो साफ करे। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसी भी अफवाहों पे ना जाएं। जो विश्वास हमारे ऊपर सदियों से होता आया है, उसी हिसाब से वोटर इस बार फिर जाएं, हम पे विश्वास करें। तो इन बिंदुओं के मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताना पड़ेगा तो जो अविश्वास लोगों के भीतर इलेक्शन कमीशन के प्रति जो एक बड़ा हो गया है, गहरा गया है, वो मुझे लगता है वैसे ही बना रहेगा। उसको मुझे लगता है उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह ऐलान कर सकता है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। आगे बढ़ते रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पीएनजी कनेक्शन वालों को अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 जहाज होर्मुज से 92,000 टन गैस लेकर भारत पहुंच रहे हैं। अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है तो अब आपको अपना एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। देश में गहराते गैस संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने सप्लाई के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक पीएनजी यूजर्स को ना तो नया एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और ना ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा। सरकार इससे पहले सप्लाई को लेकर 9 दिन में 3 बार नए नियम जारी कर चुकी है। अब एक घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है वो अब अपने एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा सकेंगे। जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन विभाग को तुरंत सरेंडर करना होगा। पाइप गैस वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो पूरे देश भर में जिस तरीके से एलपीजी को लेकर संकट गहराया हुआ नजर आ रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि देश में किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में एक भय का माहौल और एक पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, उसके बाद सरकार लगातार नियमों में कई तरह के बदलाव कर रही है। और अब एक और बड़ा नियम बदला गया है जिसमें पीएनजी कनेक्शन वालों को अब एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 जहाज होर्मुज से 92,000 टन गैस लेकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और पीएनजी कनेक्शन वाले अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा पाएंगे और ना ही उन्हें एलपीजी का सिलेंडर मुहैया होगा। उधर ईरान इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे समय में शिरडी स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का सोलर कुकिंग सिस्टम एक मिसाल बन गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस सिस्टम में रोज हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन पकाया जा रहा है। इस सोलर सिस्टम से हर दिन करीब 2000 किलो खाना बनाया जाता है, जो लगभग 40,000 श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त होता है। इससे रोजाना करीब 200 किलो गैस की बचत भी हो रही है। इस अनोखी पहल को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी इस प्रोजेक्ट को देश के एक यूनिक मॉडल के रूप में सम्मानित किया है। तो शिरडी में रोज औसतन 75 से 80,000 श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। साईं संस्थान के प्रसादालय में श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन दिया जाता है और लगभग 40,000 लोग हर दिन इसका लाभ लेते हैं। पहले इतनी बड़ी मात्रा में खाना बनाने के लिए करीब 1,700 किलो गैस खर्च होती थी, जिससे संस्थान पर काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ता था। ऊर्जा बचत और बढ़ते खर्च को देखते हुए संस्थान के ट्रस्टी मंडल ने जुलाई 2009 में सोलर कुकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च हुए। प्रसादालय परिसर में 73 सोलर डिश लगाई गई, जिनकी मदद से सोलर कुकर में भोजन तैयार किया जाता है। इस व्यवस्था से न सिर्फ ऊर्जा की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया। यूएस नागरिकों को ओमान छोड़ने का आदेश दिया गया है। सुरक्षा कारणों से ओमान छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ओमान में मौजूद अपने गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। पहले ये केवल एक स्वैच्छिक वापसी थी, जिसे अब सुरक्षा कारणों से अनिवार्य कर दिया गया है।
यह आदेश खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ड्रोन या मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लोग जल्द से जल्द कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ओमान से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उड़ानों की स्थिति कभी भी बदल सकती है। इस आदेश के तहत कई सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं और आपको बता दें कि ओमान को अब लेवल 3 यानी कि रिकंसिडर्ड ट्रैवल की श्रेणी में रखा गया है, जबकि यमन सीमा वाले इलाके लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल में है। तो अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष पाबंदियां भी लागू की गई हैं। कोई भी अमेरिकी कर्मचारी ओमान से बाहर निकलने के लिए सड़क मार्ग या ज़मीनी बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं करेगा। समुद्र में 25 किलोमीटर से आगे जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। ड्यूकम शहर और सलाह के 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले को सुरक्षित स्थानों पर ही रुके रहने की सलाह दी गई है। तो मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर अब खेल जगत पर भी दिखाई देने लगा है। फॉर्मूला 1 और उसकी संचालन संस्था FIA ने ऐलान किया है कि अप्रैल में होने वाली बहरीन और सऊदी अरब की ग्रैंड प्रिक्स रेस फिलहाल नहीं कराई जाएगी। यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए लिया गया है और अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई में मध्य पूर्व के कई मुल्कों में हमले हुए हैं। बहरीन और सऊदी अरब भी इस तनाव से प्रभावित हुए हैं। इसी वजह से आयोजकों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेस को अप्रैल में आयोजित न करने का फैसला लिया। ये ऐलान चीन के शंघाई में होने वाली चीनी गार्ड्स प्रिक्स रेस से पहले की गया है और फॉर्मूला 1 की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अप्रैल में बहरीन और सऊदी अरब ग्रैंड्स प्रिक्स का आयोजन संभव नहीं है। फॉर्मूला 1 के अध्यक्ष और CEO ने कहा कि यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यही सही कदम है। उनका कहना था कि क्षेत्रीय हालातों को देखते हुए सभी विकल्पों पर विचार किया गया, लेकिन आखिर में तय किया गया कि अप्रैल में इन रेस की जगह कोई दूसरी रेस भी नहीं कराई जाएगी। वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम गैब्रेयेसस ने जानकारी दी है कि लेबनान के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए हमले में कई स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई। WHO के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के बुर्ज क्लाउये इलाके में स्थिति एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए हमले में 12 डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स मारे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी लेबनान में कुल 14 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है, जो मध्य पूर्व में बढ़ते संकट का एक बेहद दुखद और चिंताजनक संकेत है। उन्होंने बताया कि इससे पहले दक्षिण लेबनान के अल सवाना क्षेत्र में एक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर हमले में 2 पैरामेडिक्स भी मारे गए थे। ये घटनाएं ऐसे समय पर हुई हैं जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में अब तक 770 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो लेबनान में स्वास्थ्य केंद्र पर यह हमला हुआ है। 14 हेल्थ वर्कर्स की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो WHO प्रमुख ने इस पर चिंता भी व्यक्त की है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस युद्ध के कारण कई देश ऊर्जा संकट का सामना भी कर रहे हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल भारत ने फारस की खाड़ी के पास भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत भारत की ओर आने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सहायता के लिए स्टैंड बाय पर हैं। सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना के युद्धपोत आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी जहाज़ों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले LPG लेकर जा रहे 2 भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई थी। इनमें से एक शिवालिक है, जो जहाज़ यातायात निगरानी वेबसाइट के अनुसार आखिरी बार ओमान की खाड़ी में देखा गया था और इसके 21 मार्च तक अपने गंतव्य तक पहुँचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच एयर इंडिया ने अपडेट जारी किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि UAE
एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के निर्देशों के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी अस्थायी उड़ानों में कटौती करनी पड़ रही है। तो बता दें कि पिछले करीब 2 हफ्तों से ईरान और अमेरिका युद्ध छिड़ा हुआ है और इसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व आ गया है। ईरान की ओर से इन देशों पर लगातार हमला हो रहा है और एयरपोर्ट से लेकर तेल संयंत्र और रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली दुबई की एक वापसी उड़ान संचालित करने की बात कही है। दुबई के लिए निर्धारित 5 उड़ानों में से 4 रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली दुबई की एक वापसी उड़ान संचालित करने की बात कही है। तो दुबई के लिए निर्धारित 6 उड़ानों में से 5 रद्द कर दी गई हैं। अबू धाबी को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी 5 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शारजहां को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली, कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है। रस अल खैमा को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस रस अल खैमा, कोझिकोड और रस अल खैमा, कोच्चि के लिए उड़ानें संचालित करेगी। वहीं हवाई सफर अब थोड़ा महंगा होने जा रहा है। बढ़ती तेल कीमतों के बीच एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अकासा एयर ने भी यात्रियों को झटका दे दिया है। अकासा एयर ने फ्लाइट टिकट पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला कर लिया है। तो एयरलाइन ने घोषणा की है कि यात्रियों को टिकट के साथ 199 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। तो एयरलाइन के मुताबिक ये सरचार्ज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों पर लागू होगा। यह शुल्क फ्लाइट की दूरी और समय के हिसाब से अलग अलग होगा। तो कंपनी ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और चूंकि ईंधन एयरलाइन के खर्च का बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए बढ़ती लागत का असर टिकट कीमतों पर भी पड़ रहा है। इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया भी अपनी टिकटों पर इसी तरह का फ्यूल सरचार्ज लगा चुकी है। ऐसे में अब लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस ने बढ़ती तेल कीमतों का बोझ यात्रियों पर डालना शुरू कर दिया है। इससे अब हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। वहीं कश्मीर के बारामुल्ला जिले के उरी सेक्टर में ऑपरेशन DIGGI-2 के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। यह कार्रवाई तब हुई जब भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास कुछ हलचल देखी। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को चलाया गया। 14 और 15 मार्च की रात बुछार इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आतंकी मारा गया। सेना ने आतंकी के पास से हथियार बरामद कर लिए हैं, जिसमें एक AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित युवा रैली युवा शक्ति समारोह को संबोधित करेंगे, जिसमें राज्य भर से 1.5 लाख से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। अमित शाह असम विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान वो चुनाव की रणनीति पर बीजेपी नेताओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह काला पहाड़ क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार यानी कि आज सुबह हल्की बारिश देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से समय से पहले दस्तक दे रही भीषण गर्मी और 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाते पारे के बीच आज सुबह करीब 4 बजे अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी ने दिल्ली वासियों को तपती धूप से बड़ी राहत दी है। IMD ने इस बदलाव को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के सफदरजंग, पालम और लोधी रोड समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बदलाव आया है, जिससे दिल्ली, यूपी और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में प्री मानसून जैसी गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि यह राहत केवल आज तक सीमित नहीं रहने वाली है।
अगले 48 घंटों के लिए दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अर्थ है कि निवासियों को खराब मौसम के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो अगले 2 दिनों तक 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो आज दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक से बदलता हुआ नजर आया। सुबह 4 बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान से शुरू हुआ मौसम का मिजाज तेज बारिश में बदल गया और दिल्ली वासियों को गर्मी से और तपती धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही है। आप बने रहिए। नमस्कार।